हेलो दोस्तों, आज हम फिर देखने जा रहे हैं अपने सीटेट पेपर 2 के लिए मनोवैज्ञानिक सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो जो नोम चोम्स्की के बारे में है। ये आपके सीडीपी और लैंग्वेज पेपर 1 या और 2 के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नोम चोम्स्की किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध विचारक हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा गणित, ऑप्शन नंबर बी हमारा भाषा विज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी हमारा इतिहास, ऑप्शन नंबर डी हमारा जीव विज्ञान। तो आपको पता होगा कि नोम चोम्स्की किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध विचारक है। तो आपको याद रखना है कि नोम चोम्स्की भाषा विज्ञान एवं मनोविज्ञान से संबंधित प्रसिद्ध विचारक हैं। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना है, इनसे सीडीपी में भी प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपके लैंग्वेज पेपर 1 और 2 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी आपका नोम चोम्स्की, ऑप्शन नंबर सी है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर डी आपका बी एफ स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोम चोम्स्की आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक इनको माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। चोम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका अर्जित, ऑप्शन नंबर बी आपका जन्मजात, ऑप्शन नंबर सी आपका सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी आपका अनुकरण आधारित। तो बताइए चोम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो बालकों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो होती है क्या? जन्मजात, यानी कि बाई बॉर्न। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। LAD का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी है आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका लिंग्विस्टिक एबिलिटी डिपार्टमेंट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर लैड का पूर्ण रूप क्या होगा? तो लैड का पूर्ण रूप होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भाषा अधिग्रहण यंत्र LAD का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए आपका जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी आपका नोम चोम्स्की, ऑप्शन नंबर सी आपका BF स्किनर, ऑप्शन नंबर डी आपका जेरोम ब्रूनर। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा अधिग्रहण यंत्र लैड, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का प्रतिपादन किसने किया था? तो नोम चोम्स्की साहब ने किया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता किस रूप में मौजूद होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर, ऑप्शन नंबर बी आपका सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका आदत निर्माण। तो चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता किस रूप में, मतलब कि जन्मजात क्षमता किस रूप में मौजूद होती है, ये आपको बताना है। तो जन्मजात क्षमता किस रूप में मौजूद होती है? तो ये होती है आपका यूनिवर्सल व्याकरण के रूप में। किस रूप में? तो यूनिवर्सल ग्रामर, यानी सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में मौजूद होती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए आपका वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन नंबर बी आपका चोम्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी आपका पियाजे ने, और ऑप्शन नंबर डी आपका पाओलिव ने। तो आपको बताना है कि यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दिया, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया?
तो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत जिसने दिया था उनका नाम था नोम चोम्स्की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत इनमें से किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए आपका व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट, रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सहजातवादी या प्रसंज्ञानात्मक, नेटिविस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका सामाजिक सांस्कृतिक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या है? चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो ये किसका समर्थन करता है? तो ये समर्थन करता है नेटिविस्ट का, यानी कि सहजातवादी या प्रसंज्ञानात्मक का ये समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता सर्वाधिक किस आयु वर्ग में प्रभावशाली होती है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बाल्यावस्था शुरुआती 5 वर्ष, किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था। काफी आसान क्वेश्चन है। आपको भी पता होगा कि भाषा सीखने की क्षमता या भाषा अर्जन की क्षमता सर्वाधिक किस आयु वर्ग में प्रभावशाली होती है? तो ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, यानी बाल्यावस्था शुरुआती 5 वर्ष तक का जो पीरियड होता है, ये भाषा अर्जन की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक होती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चोम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा के किन नियमों को स्वतः सीख लेते हैं? यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है चोम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा के किन नियमों को स्वतः मतलब खुद से सीख लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका व्याकरण के जटिल नियम। ऑप्शन नंबर बी आपका केवल शब्द भंडार। ऑप्शन नंबर सी आपका सार्वभौमिक व्याकरण के बुनियादी नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका केवल लेखन शैली। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर है सार्वभौमिक व्याकरण के बुनियादी नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्यवहारवादियों जैसे स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जन्मजात क्षमता से। ऑप्शन नंबर बी आपका अनुकरण और पुनर्बलन, लिमिटेशन एंड री इन्फोर्समेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका केवल पठन से। ऑप्शन नंबर डी आपका जैविक परिपक्वता से। तो चलिए बताइए स्किनर क्या थे? ये व्यवहारवादी थे। तो व्यवहारवादी थे और इनके अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? तो स्किनर महोदय ने कहा था कि भाषा सीखने का तरीका क्या है? अनुकरण और पुनर्बलन, लिमिटेशन एंड री इन्फोर्समेंट के द्वारा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नोम चोम्स्की ने व्यवहारवादी सिद्धांत किस आधार पर आलोचना की थी? नोम चोम्स्की ने व्यवहारवादी सिद्धांत की किस आधार पर आलोचना की थी? ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तेजना की गरीबी, पोवर्टी ऑफ द स्टिमुलस के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संस्कृति की कमी के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बुद्धि लब्धि की कमी के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी आपका विद्यालयीन शिक्षा की कमी के आधार पर। तो नोम चोम्स्की ने व्यवहारवादी सिद्धांत की किस आधार पर आलोचना की थी? तो नोम चोम्स्की ने व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना इस रूप में की थी, उत्तेजना की गरीबी, पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उत्तेजना की गरीबी, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस का मुख्य अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका बच्चों को पर्याप्त धन न मिलना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को मिलने वाला भाषाई इनपुट सीमित होने पर भी वे जटिल सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण में शब्दों की कमी होना। ऑप्शन नंबर डी स्कूलों में पुस्तकों का अभाव होना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर है कि बच्चों को मिलने वाला भाषाई इनपुट सीमित होने पर भी वे जटिल भाषा
सीख लेते हैं, इसी को कहा जाता है उत्तेजना की गरीबी, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चोम्स्की के अनुसार वाक्य रचना के कितने स्तर होते हैं? चोम्स्की के अनुसार वाक्य रचना के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2 सतही और गहरी संरचना, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो बताइए चोम्स्की के अनुसार वाक्य रचना के कितने स्तर होते हैं? तो इसके 2 स्तर होते हैं, सतही और गहरी संरचना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सतही संरचना सरफेस स्ट्रक्चर का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर ए आपका शब्द की ध्वनि और बाहरी अभिव्यक्ति से, ऑप्शन नंबर बी आपका वाक्य के आंतरिक अर्थ से, ऑप्शन नंबर सी आपका व्याकरण की गहराई से, ऑप्शन नंबर डी आपका अमूर्त चिंतन से। तो सतही संरचना का मतलब क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर का संबंध किससे है? तो सरफेस स्ट्रक्चर का संबंध है ऑप्शन नंबर ए शब्दों की ध्वनियों और बाहरी अभिव्यक्ति से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गहरी संरचना डीप स्ट्रक्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल शब्दों के उच्चारण से, ऑप्शन नंबर बी है वाक्य के वास्तविक और आंतरिक अर्थ से, ऑप्शन नंबर सी है वर्तनी की शुद्धता से, ऑप्शन नंबर डी है भाषा के लिखित रूप से। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाक्य के वास्तविक और आंतरिक अर्थ से। इसी को क्या कहा जाता है? डीप स्ट्रक्चर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चोम्स्की द्वारा प्रतिपादित व्याकरण जेनरेटिव ग्रामर का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सीमित नियमों से असीमित वाक्यों का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है केवल रटे रटाए वाक्य बोलना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा व्याकरण के नियमों को याद करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो चलिए बताइए चोम्स्की द्वारा प्रतिपादित उत्पादक व्याकरण जेनरेटिव ग्रामर का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है सीमित नियमों से असीमित वाक्यों का निर्माण करना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इनमें से कौन सा कथन चोम्स्की के सिद्धांत के अनुकूल है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा भाषा पर्यावरण द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा भाषा केवल समाज में अंतःक्रिया से सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा भाषा सीखने के लिए पुरस्कार आवश्यक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो चोम्स्की के सिद्धांत के अनुकूल क्या है? चोम्स्की के सिद्धांत के अनुकूल है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चोम्स्की के अनुसार एलएडी मस्तिष्क के किस हिस्से से संबंधित एक परिकल्पित अवधारणा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा जैविक और सहज रूप से मस्तिष्क में निहित यंत्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा बाहरी कंप्यूटर उपकरण, ऑप्शन नंबर सी हमारा विद्यालय का पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी हमारा श्रवण यंत्र यानी सुनने का यंत्र मशीन। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? तो चोम्स्की ने कहा था कि एलएडी जो होता है जैविक और सहज रूप से मस्तिष्क में नियंत्रित यंत्र होता है, जिसको इन्होंने एलएडी कहा था। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सीटीईटी परीक्षा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में सहजातवाद नेटिविज्म किससे जुड़ा है? इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप 2 बार इस प्रश्न को देख चुके हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है नोम चोम्स्की, ऑप्शन नंबर सी है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर डी है जॉन डीवी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीटीईटी परीक्षा में भाषा शिक्षण के संबंध में
सहजतावाद, नेटिविज्म किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है किससे? नोम चोम्स्की से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। चोम्स्की के अनुसार मनुष्य की भाषा क्षमता अन्य पशुओं की संचार प्रणालियों से क्यों भिन्न है? यानी कि मनुष्य की जो भाषा लैंग्वेज कैपेसिटी है वो एनिमल से कैसे मतलब भिन्न है, डिफरेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, क्योंकि यह जन्मजात और नियम आधारित सृजनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, क्योंकि जानवर केवल रट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी हमारा, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो चोम्स्की ने किसकी वकालत की थी? जन्मजात, मतलब बच्चे जन्मजात भाषा सीखते हैं, तो जिस ऑप्शन में जन्मजात है हमारा राइट आंसर है, यानी क्योंकि यह जन्मजात और नियम आधारित सृजनात्मक होती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। जब एक बच्चा बिना किसी औपचारिक शिक्षण के अपनी मातृभाषा आसानी से सीख लेता है तो इसका श्रेय चोम्स्की किसे देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, माता पिता के अनुशासन को। ऑप्शन नंबर बी है भाषा अधिग्रहण यंत्र एलएडी को, यानी लैंड एक्विजिशन डिवाइस को। ऑप्शन नंबर सी हमारे स्कूल के अध्यापकों को। ऑप्शन नंबर डी हमारा टेलीविजन को। बताइए, जब एक बच्चा औपचारिक शिक्षण के अपनी मातृभाषा सीख लेता है तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है, यानी चोम्स्की इसका श्रेय किसको देते हैं? तो इसका श्रेय देते हैं ऑप्शन नंबर बी, भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी एलएडी को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार सभी मानव भाषाओं में कुछ साझा संरचनात्मक विशेषताएं होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर सी आपका मातृभाषा इनपुट। ऑप्शन नंबर डी आपका यांत्रिक व्याकरण। यांत्रिक व्याकरण। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक व्याकरण। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन, एक्विजिशन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट में इसको पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, अर्जन स्वाभाविक जन्मजात प्रक्रिया है, अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोनों एक ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका अधिगम जन्मजात है। ऑप्शन नंबर डी विद्यालय अर्जन में होता है। तो देखिए, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर यही है कि अर्जन स्वाभाविक जन्मजात प्रक्रिया है और अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, एक्विजिशन तो हम सेल्फ कर लेते हैं, लेकिन लर्निंग जो होता है वो हमारे इफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चोम्स्की के अनुसार बालक किस आयु के बाद नई भाषा या व्याकरण को सीखने में अधिक कठिनाई महसूस करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका प्रारंभिक 5 वर्ष के बाद संवेदनशील अवधि बीतने पर। ऑप्शन नंबर बी आपका 18 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर सी आपका जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर डी आपका वृद्धावस्था। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक 5 वर्ष के बाद संवेदनशील अवधि बीतने पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चोम्स्की ने किस वर्ष अपने प्रसिद्ध भाषा सिद्धांत और व्यवहारवाद की आलोचना का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1959। ऑप्शन नंबर बी है 1978। ऑप्शन नंबर सी है 1932। ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1959।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यदि कोई बच्चा व्याकरण के नियमों को जाने बिना सही वाक्य बोलता है तो चोम्स्की के अनुसार इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उसका उच्च आईक्यू। ऑप्शन नंबर बी है उसकी जन्मजात व्याकरण क्षमता यूनिवर्सल ग्रामर। ऑप्शन नंबर सी है नकल करने की तीव्र आदत। ऑप्शन नंबर डी है रटने की शक्ति। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसकी जन्मजात व्याकरण क्षमता यूनिवर्सल ग्रामर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चोम्स्की के अनुसार भाषा विकास में पर्यावरण की भूमिका कैसी होती? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण भाषा सीखने के लिए ट्रिगर या उद्दीपक का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण भाषा का एकमात्र निर्माता है। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण भाषा को रोकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर है कि भाषा की भूमिका क्या होती है? पर्यावरण भाषा के लिए ट्रिगर या उद्दीपक का काम करता है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चोम्स्की के सिद्धांत में कॉम्पनसेंस क्षमता और परफॉर्मेंस निष्पादन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्षमता आंतरिक ज्ञान है, निष्पादन उसका बाहरी प्रयोग है। ऑप्शन नंबर बी है दोनों का अर्थ एक ही है। ऑप्शन नंबर सी है निष्पादन जन्मजात होता है। ऑप्शन नंबर डी है क्षमता स्कूलों में सीखी जाती है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षमता आंतरिक ज्ञान है, निष्पादन उसका बाहरी प्रयोग है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन यंत्र लैड बच्चों को किस रूप में सक्षम बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण के नियमों को स्वतः आत्मसात करके। ऑप्शन नंबर बी केवल गणितीय गणना करने में। ऑप्शन नंबर सी चित्रकला सीखने में। ऑप्शन नंबर डी संगीत सीखने में। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर क्या है? चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन यंत्र लैड बच्चों को किस रूप में सक्षम बनाता है? तो व्याकरण के नियमों को स्वतः आत्मसात करने में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सीटेट परीक्षा में प्रश्न आता है बालकों में भाषा अधिग्रहण की अधिग्रहण की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए आपका जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी आपका नोम चोम्स्की। ऑप्शन नंबर सी आपका लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर डी आपका लॉरेंस कोलबर्ग। तो ये आपको पता है कि बालकों में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? तो नोम चोम्स्की का है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। इनमें से कौन सा विचारक भाषा के सहजतावादी सिद्धांत नेटिविस्ट थ्योरी से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नोम चोम्स्की। ऑप्शन नंबर बी हमारा BF स्किनर। ऑप्शन नंबर सी हमारा जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर डी हमारा अल्बर्ट बंडूरा। चलिए बताइए सहजतावादी नेटिविस्ट थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था नोम चोम्स्की महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। चोम्स्की के अनुसार बच्चे जिस गति से भाषा सीखते हैं वह इस बात का प्रमाण है कि ऑप्शन नंबर ए भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर बी बच्चे बहुत चालाक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्कूल की शिक्षा बहुत अच्छी है। ऑप्शन नंबर डी माता पिता लगातार सिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या है? चोम्स्की के अनुसार बच्चे जिस गति से भाषा सीखते हैं वह इस बात का प्रमाण है कि भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ।
भाषा विज्ञान में चोम्स्की का योगदान मुख्य रूप से किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मनोभाषा विज्ञान, साइकोलिंग्विस्टिक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका समाज भाषा विज्ञान, सोशियोलिंग्विस्टिक। ऑप्शन नंबर सी आपका एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी आपका अप्लाइड लिंग्विस्टिक, व्यवहारिक भाषा विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? विज्ञान में चोम्स्की का योगदान मुख्य रूप से किस शाखा से संबंधित है? तो नॉम चोम्स्की किसके लिए जाने जाते हैं? तो मनोभाषा विज्ञान, साइकोलिंग्विस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। चोम्स्की के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा भाषा पूरी तरह से पर्यावरण और नकल पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बच्चों के पास एलईडी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सार्वभौमिक व्याकरण सभी इंसानों में समान रूप से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका भाषा जन्मजात होती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाषा पूरी तरह से पर्यावरण और नकल पर निर्भर है, ये कथन क्या है? गलत होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। चोम्स्की के अनुसार वाक्य के निर्माण में डीप स्ट्रक्चर गहरी संरचना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अर्थ के स्तर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा ध्वनि के स्तर से। ऑप्शन नंबर डी हमारा शब्द विन्यास के बाहरी रूप से। ऑप्शन नंबर डी हमारा लिपि से। तो डीप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अर्थ के स्तर से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। चोम्स्की के अनुसार वाक्य के निर्माण में सरफेस स्ट्रक्चर सतही संरचना का संबंध किससे? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा उच्चारण और शब्द की बाहरी व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंतरिक अर्थ से। ऑप्शन नंबर सी हमारा गहरे मानस पटल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा व्याकरण के गुप्त नियमों से। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? वाक्य निर्माण में सरफेस स्ट्रक्चर यानी सतही संरचना का संबंध किससे? उच्चारण और शब्दों की बाहरी व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ। यदि एक छोटा बच्चा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करता है जो उसे कभी सुने नहीं है, तो चोम्स्की के अनुसार इसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्पादक व्याकरण जनरेटिव ग्रामर की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी आपका नकल करने की कला। ऑप्शन नंबर सी आपका याददाश्त की कमजोरी। ऑप्शन नंबर डी आपका अनुकरण का प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 38 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्पादक व्याकरण की क्षमता यानी कि जेनरेटिव ग्रामर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ। चोम्स्की की भाषा विकास से जुड़ी थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नेटिविस्ट थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी आप हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो आपको पता होगा कि चोम्स्की की भाषा विकास से जुड़ी थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सहजतावाद यानी कि नेटिविस्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्वस्फूर्त और प्राकृतिक, ऑटोमेटिक एंड नेचुरल। ऑप्शन नंबर बी हमारा कठिन और यंत्रवत। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल दंड और पुरस्कार पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी हमारा शिक्षक के नियंत्रण में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑटोमेटिक एंड नेचुरल। कैसी होती है? ऑटोमेटिक एंड नेचुरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है स्वतः स्फूर्त और प्राकृतिक।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ। चोमस्की का मानना था कि भाषा अर्जन यंत्र लैड बच्चे के विकास के साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका उम्र बढ़ने के साथ निष्क्रिय या छिन्न होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हमेशा बढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका कभी कम नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापे में सबसे तेज होता है। तो चोमस्की का मानना था कि भाषा अर्जन यंत्र लैड बच्चे के विकास के साथ क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ निष्क्रिय या क्षीण होने लगता है। यानी कि भाषा अर्जन सबसे ज्यादा कब होता है, तो 0 से 5 वर्ष के समय में। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा तो भाषा अर्जन क्या होगा, कम होते जाएगा। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ निष्क्रिय या क्षीण होने लगता है। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। भाषा शिक्षण में चोमस्की के विचारों का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बच्चों को प्राकृतिक वातावरण देने और व्याकरणिक सहजता समझने पर। ऑप्शन नंबर बी है केवल रटने की पद्धति पर। ऑप्शन नंबर सी है कठोर अनुशासन पर। ऑप्शन नंबर डी आपका व्याकरण की किताबों को रटाने पर। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, निगेटिव छांट के व्याकरण की किताबों को रटाने पर गलत है। कठोर अनुशासन यानी ये भी ऑप्शन गलत है। केवल रटने यानी ये भी ऑप्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन आपका बच जाता है क्या, ऑप्शन नंबर ए बच्चों को प्राकृतिक वातावरण देने और व्याकरणिक सहजता समझने पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ। चोमस्की के अनुसार भाषा के नियम कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सार्वभौमिक और आंतरिक रूप से पूर्व नियोजित। ऑप्शन नंबर बी आपका हर देश में पूरी तरह अलग से असंबंधित। ऑप्शन नंबर सी आपका केवल वयस्क द्वारा सिखाए जाने योग्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सामाजिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर क्या होगा। चोमस्की के अनुसार भाषा के नियम कैसे होते हैं। तो चोमस्की ने भाषा के बारे में क्या कहा कि ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है और इंटरनल होता है और क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है। यानी सार्वभौमिक और आंतरिक रूप से पूर्व नियोजित होता है। तो 43 का राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चोमस्की के किस प्रसिद्ध पुस्तक में भाषा अपने संबंधी विचारों का सबसे पहले पुरजोर समर्थन किया था। चोमस्की ने किस प्रसिद्ध पुस्तक में अपने भाषा संबंधी विचारों को सबसे पहले पुरजोर समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा साइंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957। ऑप्शन नंबर बी हमारा माइंड एंड सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा थॉट एंड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा लैंग्वेज एंड लर्निंग। तो चोमस्की की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी जिसमें इसने भाषा संबंधी विचारों का सबसे पहले पुरजोर समर्थन किया था। तो वो किताब थी क्या, सिंथेटिक स्ट्रक्चर, चाहे सिनेटिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। चोमस्की के अनुसार भाषा सीखने की प्रक्रिया में मुख्य कर्ता एजेंट कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्वयं बालक अपनी जन्मजात क्षमता के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा समाज। ऑप्शन नंबर सी हमारा शिक्षक। ऑप्शन नंबर डी हमारा माता पिता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा चोमस्की के अनुसार भाषा सीखने की प्रक्रिया में मुख्य कर्ता कौन है, तो स्वयं बालक अपनी जन्मजात क्षमता के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। व्यवहारवादी दृष्टिकोण स्किनर और चोमस्की के सहजतावादी दृष्टिकोण में मुख्य विवाद किस बात पर था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या भाषा सीखी जाती है अनुकरण से या जन्मजात होती। ऑप्शन नंबर बी क्या बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं।
ऑप्शन नंबर सी, भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण कितना कठिन है? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण स्किनर और चोम्स्की का क्या था? नेटिव। तो इन दोनों के दृष्टिकोण में मुख्य विवाद किस बात पर था? तो मुख्य विवाद का कारण क्या था? क्या भाषा सीखी जाती है अनुकरण? क्या भाषा सीखी जाती है जन्मजात होती है? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण स्किनर बोलता था कि भाषा सीखी जाती है, और चोम्स्की साहब कहते थे कि भाषा जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। चोम्स्की के सार्वभौमिक व्याकरण का अर्थ है कि दुनिया में सभी भाषाओं की बुनियादी संरचना में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अंतर्निहित समानताएं, कॉमन अंडरलाइंग प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी, कोई समानता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, केवल अंग्रेजी शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, केवल सांकेतिक भाषा होती है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्निहित समानताएं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। सीटेट पेपर 2 में यदि पूछा जाए कि बच्चे भाषा नियमों को सृजित करते हैं तो ये किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुकूल है? ऑप्शन नंबर ए है नोम चोम्स्की। ऑप्शन नंबर बी हमारा जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी हमारा स्किनर। ऑप्शन नंबर डी हमारा थॉर्नडाइक। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोम चोम्स्की। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। चोम्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा अपने परिवेश से सीमित भाषा सुनकर भी व्याकरण के नियम खुद बना लेता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा रचनात्मक और सार्वभौमिक व्याकरण का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी हमारा नकल की पराकाष्ठा। ऑप्शन नंबर सी आपका रटन विद्या। ऑप्शन नंबर डी आपका भाषा का लोप। तो चोम्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा अपने परिवेश से सीमित भाषा सुनकर भी व्याकरण के नियम खुद बना लेता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रचनात्मकता और सार्वभौमिक व्याकरण का प्रभाव। चलिए चलते हैं अपने आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले बना लिया है तो कमेंट में ऑप्शन जरूर डालें। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा विकास के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा मानव मन की आंतरिक और जैविक संरचना, इनेट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बाहरी सामाजिक व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी आपका केवल शब्दों की गिनती। ऑप्शन नंबर डी आपका परीक्षा के अंक। तो बताइए, नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा विकास के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? तो मुख्य केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? मानव मन की आंतरिक और जैविक संरचना, इनेट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस 50 प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन खत्म हुआ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस सभी वीडियोज को देखें। और एमसीक्यू लगाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप कहीं से थ्योरी क्लास पढ़ें, वो आप किसी यूट्यूब पे पढ़े या किसी टीचर से पढ़े हो या किसी टीचर का नोट्स हो, आपके पास जो भी कंटेंट हो उस कंटेंट को पहले आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर आप इस YouTube चैनल पे QR क्लासेस पे आकर के इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करें और देखें कि आपका कितना सही है और कितना गलत हो रहा है। अगर किसी सेक्शन में आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं तो मान के चलिए कि वहां आपने अच्छा किया है। अगर कहीं आपको परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को दर्ज करें। हम नेक्स्ट एपिसोड उस पर भी ला सकते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियोज उस पर आ सकती है। अभी हम थ्योरी क्लास तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल तक आपको एमसीक्यू प्रश्न मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।